नमस्कार हमारे दर्शक, हमारे प्यारे भाई बहन। A very great welcome to you in today's session of Journey of a Seeker, एक सहज यात्रा। और आज हमारे बीच एक बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं और सहयोगी भी हैं, जिनको मैं कह सकता हूं कि हमारे सहयोग के एक हीरा है। उनका नाम है, और आप सब जानते हैं, डॉक्टर सुरेश निगम। तो निगम साहब, आपका आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरू करता हूं इन बातों से कि सहज योग का जो पहला कदम, एक जैसे बच्चा चलने को लगता है तो वो चल नहीं पाता है, गिरता रहता है जब तक उसकी चाल संभल ना जाए। मेरा समय सहयोग में तब शुरू हुआ जब मैं डॉक्टर साहब को मिला। मेरे घर में श्री माता जी के समक्ष वो एक टीम में आए थे, और उसके बाद न जाने जब मैंने आत्म साक्षात्कार पाया तो डॉक्टर निगम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे संभाला। जैसे कि हम माँ से ही सुनते आए कि सहयोगियों को कैसे संभालना चाहिए, नए लोगों को, मैं वो नया था जिसको डॉक्टर निगम ने संभाला। और अब कितना बताऊं, नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरी स्पीच ही चलती रहे। आज जो भी हूँ, जहां भी हूँ, जैसे भी खड़ा हूँ, आज इनकी सपोर्ट से, माता जी तो थी ही, मगर एक भाई एक छोटे भाई को कैसे संभालता है सहयोग में, गहराई में उतरने के लिए, सीखने के लिए, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण थे मेरी जिंदगी में। और मैं आज तक कभी नहीं भूलने वाला, बिकॉज आई कॉल हिम माय आका, मेरे संभालने वाले बड़े भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। अपने दिल से मैं आपको वेलकम करता हूं, और अब बहुत प्रेम आपके लिए प्रकट है मेरे मेरे दिल में, मेरे परिवार में आपके लिए, क्योंकि आपने और हमारे परिवार ने बहुत दिन इकट्ठे देखे हैं सहज योगा में। मगर अब मैं चाहूंगा कि आप टेक ओवर करें, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताएं, खास करके ये पहले कुछ क्षणों में जो आपने हमारे साथ गुजारे सहज योग परिवार में, हमको देखा आपने बड़े होते हुए। और आप प्लीज, आप और रेनू जी, कैसा रोल आपने निभाया मेरे पिताजी के साथ और मेरे साथ, थोड़ा उसके बारे में बताएं, फिर आगे लेके जाएंगे इंटरव्यू को अपर्णा जी के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ ठीक है, अब ठीक है, बोलिए सर। आपने बहुत कुछ बोल दिया हमारे लिए, लेकिन ये बात सही कि शुरुआत जो हमने की थी, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा घुल मिल गया था। एंड यू नो दिस थिंग, हम दोनों बहुत घुले मिले थे। और आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाला, हर एक की लाइफ में थोड़ा थोड़ा टेंशन होता है, हमारी लाइफ में भी था, आपकी लाइफ में भी था, लेकिन जिस तरीके से तुमने अपने आप को संभाला संजय, इट इज इनक्रेडिबल। आई टेल यू कि हम उसकी तारीफ कर नहीं सकते। कहां से कहां तुम म्यूजिक को ले गए, इट इज अनबिलीवेबल। ऑल ओवर द वर्ल्ड यू आर बीइंग रेस्पेक्टेड फॉर योर म्यूजिक ओनली। और तुम्हारा जो व्यवहार था सबके प्रति बहुत अच्छा था। हम लोगों को तो कितना बढ़िया टाइम कटा, बाबा मामा के साथ में ट्रेवल करते थे, घूमते थे, मौज करते थे, लेकिन सहज योग ने सब कुछ बदल दिया हमने। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आपने मुझे, आपका और पाटना जी का, दोनों का, कि आपने मुझे बुलाया है इसमें। और मेरी हिस्ट्री तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मुझसे कहा गया है कि थोड़ा अपने बारे में आप बताइए। तो मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि भाई मैं कानपुर का बेसिकली रहने वाला हूँ, यूपी का। वहीं से मेरी प्राइमरी सब आई हुई, वहीं से मैंने एमबीबीएस किया, और वहीं से प्रैक्टिस शुरू कर दी यूपी के अंदर। और छोटी उम्र में बहुत पैसा आ गया, तो जो पैसा आ गया उससे दिमाग खराब हो गया, और खाने पीने का शौक था, खूब खाना पीना, लेट नाइट पार्टी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग सब चलता था। और
जैसा सर कि आपको मालूम है कि 1979 में हमको इराक से ऑफर आया कि आप यहाँ आ जाइए, तो मैंने अपनी वाइफ को दिल्ली भेजा कि बच्चों के पासपोर्ट बनवा लें। वो यहाँ दिल्ली आए, दिल्ली में सब लोग कहने लगे इराक कहाँ जा रहे हो, दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो 1980 में हम दिल्ली आ गए, यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस हमको करना आती थी, पैसा कमाना जानते थे, तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस चल गई और 5-6 महीने के अंदर ही बहुत बढ़िया सब कुछ हो गया। लेकिन सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मेरा सौभाग्य था या दुर्भाग्य था। एक सवेरे मैं उठा और शेविंग कर रहा था, तो ऑल ऑफ ए सडन मुझको बहुत सीवियर पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया। इतना सीवियर पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ कि 2 महीने तक मैं करवट नहीं ले पाया। मुझको इमीडिएटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में ले जाया गया। वहां पर उन्होंने 15-16 दिन रखा। उसके बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मेरी आवाज चली गई थी, मैं बोल नहीं पाता था, खाना नहीं खा पाता था, खाना खाता था तो अपनी जबान काट लेता था, खून निकलने लगता था, बोल पाता नहीं था, गुस्सा बहुत आती थी, बोलता कुछ था, कोई कुछ समझ नहीं पाता था। जितना पैसा था, शान शौकत थी, सब बिल्कुल पानी पानी हो गई, जिसे बोलते हैं। तन मन धन से बिल्कुल नीचे आ गए और ये हालत मेरी चली करीबन 13 महीने तक। तो बीइंग ए डॉक्टर मुझे ये मालूम था लोगों को पैरालिसिस होती है, लेकिन वो नॉर्मली 6 महीने में ठीक हो जाती, लेकिन हमको 13 महीने हो गए थे। तो आई वाज श्योर कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। तो आई टोल्ड माय वाइफ, आई हैव बिकम नाउ जस्ट लाइक कैबेज, मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ और एक लायबिलिटी हूँ सबके ऊपर, तो let me die. I wanted to commit suicide actually, to be very honest, and I told her very clearly मेरी इतनी खराब हालत। और उस दौरान देखिए, इसको वो बोलते हैं दुर्भाग्य, पैरालिसिस हो गया, और इसको बोलते हैं सौभाग्य। एक साहब पता पूछने आए, मेरी वाइफ ने नया नया गारमेंट का काम शुरू किया था, उसी चक्कर में पूछने आए थे। तो वो आए तो मैं तो कभी मिलता नहीं था किसी से, तो ड्राइंग रूम में आके बैठ गया। उन्होंने हमारी वाइफ से कहा कि मैं कानपुर से आया हूँ, वो कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा कि आप मिल लीजिए, कानपुर से आए। तो मैं उनसे मिलने गया। बेडरूम से ड्राइंग रूम में मैं जाता नहीं था कि 1 हफ्ते तक। उनसे पूछा, बातचीत हुई। उसके बाद जब वो चलने लगे तो मैं उठ नहीं पाता था खुद, तो पूछने लगे आपको क्या हो गया डॉक्टर साहब। मैंने कहा मुझे पैरालिसिस हो गई। तो बोले अच्छा। फिर वो 1 मिनट तक मुझको देखते रहे, फिर धीरे बोले कि डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ आप डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे कहने से कुछ दिन के लिए सहयोग कर लीजिए। मैंने कहा भैया मुझे योग पर विश्वास नहीं है, मैं इसको मानता भी नहीं। बोले मैं जानता हूँ आप डॉक्टर हैं, लेकिन मेरे कहने से कर लीजिए, ना फायदा तो छोड़ दीजिए, कोई पैसा तो आपसे ले नहीं रहा है। तो जिस प्रेम से उन्होंने कहा, वो प्रेम घर कर गया दिल के अंदर। तो मैंने कहा देखो ये आदमी मुझको जानता भी नहीं है, वो इतने प्रेम से मुझसे कह रहा है कि आप सहयोग कर लीजिए, आप ठीक हो जाए। बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा आप ठीक हो जाए। तो मैंने उनसे कहा करना क्या है। तो बोले पास में मैं रहता हूँ, मेरे घर में आ जाइए, सैटरडे को हमारे यहाँ सेंटर चलता है, तो आप आ जाइए। सैटरडे को मैं उनके घर गया। वहां पर एक 10-12 लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद आरती हुई। उन 10-12 में से 5-6 लोग चले गए, 3-4 लोग बचे।
तो उन्होंने मुझको आगे बुला के बैठा लिया आगे सबसे, और पीछे से वो मेरी कुंडली जागरण करने लगे। मैं तो जानता नहीं था कुंडली क्या होती है। पीछे से हाथ हाथ चलाने लगे, तो मुझसे बोले कि अगर आपको ठंडा ठंडा महसूस हो तो आप मुझको हाँ हाँ कर दीजिएगा कि ठंडा अब आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने किया, बोले आया? मैंने कहा नहीं। फिर दोबारा कुछ किया, बोले अब आया? मैंने कहा नहीं। फिर दोबारा कुछ किया उन्होंने, फिर पूछा आया कि नहीं। मुझसे बोले कि क्या आपका कोई गुरु है क्या? मैंने कहा मेरा तो कोई गुरु नहीं है। बोले आप किसी को मानते हैं? मैंने कहा नहीं। बोले किसी देवी देवता को? तो मैंने कहा हाँ भाई, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे दोस्त की फर्स्ट डिवीजन आ गई थी, तो उसके साथ मैं मंदिर गया था हनुमान जी के। वो प्रसाद चढ़ा रहा था, तो मैंने भी हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि अगर मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी तो मैं भी 5 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो वो मेरी भी 5 प्रसाद फर्स्ट डिवीजन आ गई हाई स्कूल में। तो मैंने 4-5 हफ्ते वो 5 आने का प्रसाद चढ़ाया। यही मेरी भक्ति है बस, और मैं किसी कुछ मानता नहीं था। तो बोले, वो एक साहब बोले उसमें से कि आप थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को भूल जाइए। मैंने कहा भैया देखो ये तो नहीं होगा, हमें ठंडी हवा आए चाहे ना आए, मैं हनुमान जी को नहीं भूलता। तो उनमें एक साहब बैठे थे जो बहुत सुलझे हुए थे, जो हमारे घर आए। उनका नाम था विंग कमांडर वर्मा साहब, और सब लोग जानते हैं। तो मुझसे बोले डॉक्टर साहब अच्छा आप दोनों हाथ खोल के माता जी से पूछिए, श्री माता जी क्या आप हनुमान जी हैं? तो मैंने हाथ खोल के जो पूछा तो मेरे हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ गई। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा लगता है ये लोग हमको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, वरना मेडिकली तो कभी हो नहीं सकता कि हाथ में ठंडी ठंडी हवा है। फिर वो बात उन्होंने हमारे पीछे से कुछ गांठ हाथ लगाई पीछे से। फिर मुझसे बोले आपको जो कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, अगर ठंडी हवा आएगी तो आंसर यस में होगा, गर्म हवा आएगी तो आंसर नो में होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या कहते हैं एक सवाल पूछा। मैंने कहा मन में सवाल पूछ? बोले हाँ मन में पूछिए। मैंने मन में सवाल पूछा, एकदम से सब लोग बोले डॉक्टर साहब क्या सवाल पूछा, बड़ी गर्म हवा आ रही है। मैंने कहा भाई मैंने सवाल तो बहुत गलत पूछा। बोले क्या पूछा आपने? मैंने कहा मैंने पूछा माता जी क्या आप डाकुओं का साथ देती हैं? तो जैसे ही मैंने पूछा सबको गर्म गर्म हवा आ गई। अब मैं और परेशान कि अभी तो ठंडी आई थी अब गर्म आ गई। मैं 1 मिनट तो सोचता रहा, फिर मैंने उनसे खुद पूछा कि क्या मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ? बोले हाँ पूछ सकते हो। तो मैंने एक सवाल और पूछा। बोले हाँ डॉक्टर साहब अब ठंडी हवा आ रही है, क्या सवाल आपने पूछा? मैंने कहा मैंने पूछा श्री माता जी क्या आप दुर्गा का अवतार हैं? तो ठंडी हवा आ गई। अब देखिए अब मैं डॉक्टर था, दिमाग बिल्कुल वही था डॉक्टरी वाला। ठंडी आई गर्म आई फिर ठंडी आई, मैं ठीक भी हो रहा था, लेकिन पूरा विश्वास अभी भी नहीं आया मन में। मैं सोचता रहा कहीं कुछ हिप्नोटाइज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने सर पे हमारे वो एक जो कुंडली बांधते हैं उन्होंने बांधी सर पे। तो बोले डॉक्टर साहब बस अब आप जाइए। जब चलने लगे तो मुझसे बोले डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिएगा, आज रात को आप 1/4 बाल्टी गुनगुने पानी में आधी मुट्ठी नमक डाल के और दोनों पैर डाल के बैठ गए। मेरी जो असली परेशानी थी वो ये थी कि मैं 13 महीने सोया नहीं, पूरी 24 घंटे में 1.5 या 2 घंटे नींद आती। तो मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप आज रात को ऐसा कीजिएगा, और उन्होंने एक 2 इंच बाई 2 इंच की मुझे फोटो दे दी जिसकी माता जी छोटी सी। तो मैं उसको घर ले जाके ऐसे सामने रख लिया, और उन्होंने कहा था एक दिया जला लीजिएगा। मैंने एक कैंडल जला ली और वही 10 मिनट 15 मिनट पानी में पैर डाल के बैठा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं उस रोज रात को 11 बजे सोया हूँ। अगले दिन सवेरे मेरी वाइफ करीबन 8 साढ़े 8 बजे कहीं नीचे गई काम से,
जब वो लौट के आई करीबन 11 बजे, तो जिस करवट में रात को लेटा था उसी करवट बिल्कुल सोता रहा। नौबत ये आ गई, वो घबरा गई कि कहीं कुछ इनका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। बिल्कुल मरणासन्न वाली हालत। खैर उन्होंने मुझको जगाया। जब मुझको जगाया तो बताओ, जो 13 महीने बाद जो आदमी सोया होगा उसकी क्या हालत होगी, कितना पीसफुल होगा। वाह। तो मुझे बहुत शांति मिली और मैंने विंग कमांडर ब्रह्म साहब को फोन किया। मैंने कहा वो बहुत खुश होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, सहयोग में तो सब होता, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ से मेरी जो थी सहयोग की लाइन चालू हुई। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आनंद आया सुन के आपका ये अनुभव। और मैं आपको, दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो अपने लिए अपने अंदर पाया, उसको किस तरह से लोगों में बांटा है, इसकी एक अद्भुत उनके जीवन की कहानी है। और मैं उसमें से सबसे पहला रेसिपिएंट था। इनका प्यार, इनका जो सपोर्ट था मेरे पूरे परिवार के लिए। मतलब हम लोग तो ऐसे परिवार में हैं जहाँ लड़ाई झगड़े आम होते थे फैमिली के बीच में, और डॉक्टर साहब को हम फोन करते थे बताने के लिए कि आज हमें ये तकलीफ हो रही है और वो तकलीफ हो रही है, और ये हमारे एक तरह से मेंटर बन गए हमारे फैमिली के लिए। और वो आके मेरे पिताजी को भी संभाल लेते थे, मेरे माताजी को भी संभाल लेते थे, मेरे बड़े भाई को भी और मुझे भी। यहाँ तक कि इन्होंने मेरे को नौकरी तक दे दी, मेरे को अपने बिजनेस में लगा दिया। इन्होंने कुछ हद तक कोई हद नहीं छोड़ी, प्यार अपना दे दे के, बांट बांट के, कि आज जो ये मेरी तारीफ कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं डॉक्टर साहब को देता हूँ। और ऑफ कोर्स हमारे श्री माता जी, जिन्होंने हमको मिलाया और हमको एक परिवार में जोड़ा। तो ये थी डॉक्टर साहब की शुरुआत सहयोग में। अब आगे का जो कार्यक्रम है मैं अपर्णा जी को सौंपूंगा। मैं यहाँ से विदा लेता हूँ डॉक्टर साहब, आपसे बहुत मैं बहुत धन्यवाद। आप मैं आगे कैरी ऑन करें। एक चीज यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा संजय जी। जी जी। जब आप मुझको फोन करते थे, उसके थोड़ी देर बाद आपके पिताजी का भी फोन मेरे पास आता था। ये प्रॉब्लम है। हम लोग लड़ रहे होते थे उस वक्त। आप याद आ गए थे नहीं वो? बहुत लड़ाई होती थी, आप नहीं होते तो कहाँ जाने, हमारे को कोई सोल्यूशन नहीं मिलनी थी। और आप हमारे लोगों आधार ने श्री माता जी थे। नहीं, आप लोग सब बेसिकली दिल के बहुत अच्छे आदमी हो, मैं जानता हूँ उस चीज को, सबके सब। जी। डॉक्टर साहब भी बहुत दिल के बढ़िया आदमी। जी ये अपर्णा आपकी जी। ये आपकी बहुत बड़ी सोच है डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर ये सोच हम सब में हो जाए एक दूसरे के बारे में, कि दिल के हम साफ है, मतलब हमारी आत्मा शुद्ध है, तो आपस में भेदभाव और लड़ाई झगड़ा हो ही ना किसी सहयोगी के बीच। तो सही बात। भले ही कोई कितना गर्म दल का हो, हाँ। बड़ा कोई गुस्से वाला हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैंने कई शराबियों को देखा, वो दिल के बहुत अच्छे लोग नहीं। तो अगर आप अपनी आत्मा को पहचान जाएं तो फिर जीवन बदल जाता है। ये आपने खुद ही देखा है। जी। अपर्णा जी, आपका अगला प्रश्न और मुझे विदाई दें आज के प्रोग्राम में। जय श्री माता जी। थैंक यू। जय माता जी। तो थैंक यू निगम जी, आपने अपना जो नरेशन दिया ये बहुत ही खूबसूरत था। तो आप बेसिकली जुड़े थे 1980 में आप दिल्ली आ गए। जी। उसके बाद आप एस्टेब्लिश हुए वर्मा जी के लिए, विंग कमांडर वर्मा जी के लिए। तो अब श्री माता जी से आप कब मिले, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। कि एक तो जी जी ऑब्वियसली आपका पैरालिसिस ठीक होना आस्ते आस्ते, और वो नींद आ जाना, वो बहुत बड़ी बात है। तो उससे तो एस्टेब्लिश हो ही गया होगा फेथ। अब जी। बताइए आगे का सिलसिला जारी रखते हैं। ठीक ठीक ठीक। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य था कि जब मेरे को पैरालिसिस ठीक होने लगा, तो उसके 10-12 दिन बाद
श्री माता जी लंदन में तो रहती थी, ये 1981 की बात है। तो 10-12 दिन बाद वो इंडिया आई और उन दिनों दिल्ली में सिर्फ 40-50 सहयोगी थे बस, और डेली पब्लिक प्रोग्राम होते थे। तो श्री माता जी जब यहाँ आई तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे बहुत फायदा हुआ था, बहुत एक्साइटेड था। तो जो उनका पहला प्रोग्राम हुआ उसमें 6 बजे से प्रोग्राम होना था, मैं 5 बजे जाके सबसे अगली लाइन में बैठ गया और श्री माता जी करीबन 6 बजे आई और उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। उसी के दौरान बीच में उन्होंने कुंडली जागरण का काम किया। तो वो हाथ उठाने को जब कुंडली को बंधन देते हैं तो मैं बंधन नहीं दे पाता, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड पैरालाइज था। तो जब मैं बंधन नहीं दे पाया तो श्री माता जी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या हो गया। तो मैंने कहा श्री माता जी मुझे पैरालिसिस हो गई। तो लेक्चर के बीच में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं स्टेज पर गया। बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। बोले अच्छा आपको हो गया, कोई बात नहीं आप ठीक हो जाएंगे। और मुझको वहीं पर जमीन पे उन्होंने बैठा दिया, जो स्टेज होता है ना पत्थर का, उस पर मैं बैठ गया। श्री माता जी अपना लेक्चर खत्म करके मेरे पीछे कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने 10 मिनट मेरे पीठ पे अपना पैर रखा और फिर मुझसे बात करने लगी। तो मैंने कहा श्री माता जी, मैं एक्साइटेड इतना था कि श्री माता जी ना मैंने आपको देखा, ना इन लोगों ने मुझे कोई दवाई दी, तो मैं ठीक कैसे हो रहा हूं? मेडिकल माइंड था ना। तो श्री माता जी मुझसे बोली कि डॉक्टर साहब आप इस पे रिसर्च कराइए। मैंने कहा श्री माता जी मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं कोशिश कीजिए, हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है श्री माता जी। तो मेरे साड़ू भाई जो हैं वो भी डॉक्टर थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी में थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर यूसी राय जिन्होंने की किताब भी लिखी मेडिकल साइंस एंड लाइट एंड। तो मैं उनके पास गया, उनसे मैंने कहा कि उमेश भाई आप इस पे रिसर्च कीजिए। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो बोले मुझसे सुरेश भाई ऐसा है कि योग के ऊपर बहुत रिसर्च हुई, लेकिन कोई सक्सेसफुल आंसर्स नहीं आए, तो गवर्नमेंट अब इसके ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रही। तो मैंने कहा कुछ तो कीजिए। बोले भैया मैंने बहुत ट्राई किया है, गवर्नमेंट इस पे पैसा अब नहीं खर्च करना चाहती। तो ये बात जाके मैंने श्री माता जी को बताई। तो श्री माता जी बोले आप चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप लगे रहिए। अब देखिए उनकी वो देखिए करनी कि 3-4 दिन बाद डॉक्टर यूसी राय खुद बीमार हो गए और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो मैंने श्री माता जी बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई श्री माता जी, डॉक्टर यूसी राय तो एडमिट है। तो उन्होंने, हम 4-5 डॉक्टर थे, सब फॉरेन के थे डॉक्टर, उनके साथ रहते थे हम लोग साथ में, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने बहुत काम किया सहयोग का। हम 4-5 लोगों को हॉस्पिटल भेजा और वहां पर डॉक्टर यूसी राय को वाइब्रेशन दिए गए और वो 1 दिन में ठीक हो गया। अगले दिन उनको डिस्चार्ज हो गया। फिर बाद में आके वो श्री माता जी से मिले तो श्री माता जी ने उनको समझाया कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर यूसी राय के अंदर में 2 डॉक्टरों को सहज योग के ऊपर एमडी मिली। वो सबसे पहले अगर साइंटिफिकल किसी का प्रूफ था योग का तो वो सहज योग का था। और वहां से फिर सहज योग जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उन्होंने हम लोगों को हर जगह भेजा। हमको डॉक्टर यूसी राय को पहले उन्होंने रशिया भेजा, ऑस्ट्रेलिया भेजा, इंग्लैंड भेजा, इटली, यूरोप भेजा, हर जगह भेजा कि आप लोग जाके सहज योग का प्रचार प्रसार कीजिए साइंटिफिक बेस। तो सहज योग कोई ये ऐसा आप चीज नहीं समझ लीजिए जैसे कि कोई पूजा पाठ है। ये साइंस है पूरी।
आदमी के शरीर के अंदर जैसे लंग्स होते हैं, किडनी होते, हाँ जैसी लंग्स होती है किडनीज होती हैं। जैसे लंग्स होती, किडनीज होती, हार्ट होता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के बेस में एक ट्रायंगुलर बोन होती है जिसको कि हम सेक्रम बोन कहते हैं। इसके अंदर एक शक्ति होती है जिसको कि कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। बस ये शक्ति हमारे हर मनुष्य के अंदर है। इसकी जागरण से, और जब हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं तो सब बताए जाएंगे। 7 चक्र को पार करके जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को क्रॉस करती है, उस समय आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है, जिसे आप सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं एनलाइटनमेंट हो गया, इनको बुद्ध हो गई। जब कुंडलिनी सहस्रार में पहुंच जाती है तो आदमी निर्विचार समाधि में पहुंच जाता है, और यहाँ से पूरा खेल शुरू होता है जो कि योग है। हम लोग तो योग को जानते ही नहीं। हम लोग योग को समझते थे अभी तक आसन, प्राणायाम, यम, नियम, यही सब करो, ये योगाभ्यास है। पतंजलि जी ने सिखाया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो शुरू की चीजें तो सब करते रहे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि ये किसी ने नहीं करी। समाधि की कोई बात ही नहीं करता था। श्री माता जी ने आके सबसे पहले समाधि की बात करी। जैसे ही आदमी निर्विचार होता है, उसके हाथ से और सिर के ऊपर से ठंडी ठंडी हवा बहने लगती, और जैसे ही ये ठंडी ठंडी हवा बहती है, इससे आपको मालूम पड़ जाता है कि आप कितना पीसफुल हो गए हैं। आपको प्रूफ हो जाता है। ये कोई हिंदू धर्म में ही नहीं है, हर धर्म में बताया गया है। क्रिश्चियनिटी में उन्होंने कहा कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, इस्लाम में इसको रूह कहा गया है, सिखों किया इसको अलख निरंजन कहा गया, हर धर्म में, हिंदू धर्म में इसको चैतन्य लहरी का नाम दिया गया। और आपको जो ये वाइब्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम रूह कहते हैं, इसकी रिसर्च चल रही है फ्रांस में। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गॉड पार्टिकल के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, जो कि हम लोग बगैर एक पैसा खर्च किए अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं। इसको जब महसूस कर लेंगे एक बार जब आप, तो इतना आनंद आएगा कि फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे ही आप इसको महसूस करेंगे, आप लोग विश्वास नहीं करते, उसी वक्त से अगर आप शराब पीते हैं तो आपकी शराब छूट जाएगी, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छूट जाएगी, तम्बाकू खाते हैं तो तम्बाकू छूट जाएगी, कोई भी आपकी गंदी आदत होगी, वो जैसे ही कुंडलिनी चढ़ेगी अपने आप छूटे, कोई आपसे कहेगा नहीं। ये इसकी खासियत है। और इसी को जब धीरे धीरे कराया गया, तब मालूम पड़ा पूरी दुनिया में श्री माता जी ने ये सब जगह बताया। जी। तो आज का जो एपिसोड है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपके इस नोट पे कि सहज योगा और विभिन्न योगाओं से किस प्रकार से अलग है, और ये समाधि की बात जो श्री माता जी ने कही है। तो 2 और बोलूंगा सिर्फ, और वो ये है कि ये सहज योग इतना सरल है कि हर आदमी 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट अगर शाम को करे तो बहुत आसानी से इसको पा सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब आपकी मदद करेंगे। आपको सिर्फ एक बार जाना है सेंटर पे और लोगों से उसका फायदा लेना है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, धीरे धीरे करके अपर्णा जी आपको सब बताएंगी, और मेरी गुड विशेष सबके साथ हैं। जय श्री माता। जय श्री माता जी। आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं निगम जी, लेकिन आपके साथ और भी एपिसोड हम लोगों को बनाना बाकी है। हाउ ग्रेजुअली एंड स्लोली यू ऑल स्टार्टेड सहज योगा एंड स्प्रेडिंग ऑफ सहज योगा, जिसके कारण हम सबको आज मिल रहा है, आज ऑनलाइन हम कर पा रहे हैं। आप लोग ही धरोहर हैं, और आपके लिए हम लोग तहे दिल से, आप लोगों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। चलिए आज का एपिसोड यहीं पे शेष करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता।